Hello friends, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Biology by Deepak Sawant. Friends, from today onwards we are going to start new chapters. It is very important chapter for board as well as NEET. आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड 12th, जो हमारा सेकेंड यूनिट है, दैट इज जेनेटिक एंड इवोल्यूशन. स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा सेकेंड यूनिट है, अगर देखा जाए ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड 11th में हमारे 5 यूनिट्स होते हैं और स्टैंडर्ड 12th में हमारा 5 यूनिट्स होते हैं. तो अगर ओवरऑल यूनिट की अगर हम बात करें तो ये जो यूनिट है हमारा वो यूनिट 7 है. और अगर सिर्फ हम स्टैंडर्ड 12th की बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट जो है हमारा दैट इज द जेनेटिक एंड इवोल्यूशन. तो जैसे हम जानते हैं कि एज वी नो दैट कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बिकॉज इट कैरीज मैक्सिमम मार्क्स इन नीट एग्जाम. नीट एग्जाम में आप देखोगे तो इट कैरीज अप्रोक्सीमेटली अगर हम सिर्फ 12 क्वेश्चन भी लेके चलते, अगर हम सिर्फ 12 क्वेश्चन पकड़ के चलते, क्योंकि हर साल एवरी ईयर 12 to 13 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट. सो इट कैरीज अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स. और बच्चों अगर देखा जाए तो 40 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं इसके. सो नाउ तो आज जो हम चैप्टर की डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आज से जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड 12th यूनिट सेकेंड जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में चैप्टर 7 दैट इज इवोल्यूशन. सो ये जो चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, जो बोर्ड के लिए और नीट के एग्जाम के लिए दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. एंड इवोल्यूशन इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, काफी लेंथी चैप्टर है. बहुत सारे एमसीक्यू, कुछ जो एमसीक्यू है जो कंसेप्चुअल एमसीक्यू है वो भी चैप्टर में से पूछे जाते हैं. सो काफी डिटेल में आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना पड़ेगा. सो काफी लेक्चर बनेंगे, काफी मतलब के इसके वीडियोस बनेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में हम हर एक एमसीक्यू के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. जो भी एमसीक्यू आज तक नीट के एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर में से, वो सारे एमसीक्यू को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो आप ये सारे वीडियो इवोल्यूशन के जो वीडियो हम अपलोड करने वाले वो सारे वीडियो आप देखिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो ज़्यादा हम बात नहीं करते, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th यूनिट 2 चैप्टर 7 दैट इज इवोल्यूशन. सो बच्चों इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो लाइक जैसे कि दिस चैप्टर कवर्स 3 मेजर टॉपिक. ये जो चैप्टर है इट कवर्स 3 मेजर टॉपिक. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. जो हम टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा सो दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ. यहां पे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई. जो हमारी अर्थ है तो अर्थ पे कैसे लाइफ ओरिजिन हुई उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म. सेकेंड जो टॉपिक की हम डिस्कस करेंगे सो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अलग अलग लाइफ किस तरह से इवोल्व हुई उसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड देन जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट इज द थियरीज ऑफ इवोल्यूशन. दैट इज द जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन. जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थियरी दी थी
उस थियरी के बारे में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ सो जैसे हमने देखा कि इस टॉपिक में हम मतलब कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो जैसे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इन दिस टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाइफ। लाइफ की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ की जो डेफिनेशन है, लाइफ मीन्स व्हाट। तो व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ इज एन इनहेरिटेंट कैपेसिटी दैट एन ऑर्गेनिज्म possesses टू मेंटेन एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, जैसे अगर हमारी बात करें या हमारे आजू बाजू कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर हम बात करें, बराबर, या तो जो हमारे आजू बाजू जो प्लांट्स है उनकी अगर हम बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे मेंटेन देमसेल्व्स एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ देमसेल्व्स। मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं। जैसे हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं, कैसे रखते हैं हम अपने आप को मेंटेन, कि हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। सो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, बराबर, तो ये जो प्रोसेस करने के लिए जो हमारी बॉडी में जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी हमको कहाँ से मिलती है, हमारे एंसेस्टर से मिलती है। दैट इज द इनहेरिटेंट कैपेसिटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इनहेरिटेंट मीन्स व्हाट, क्या होता है, इनहेरिटेंट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन, बराबर। तो हम अपने आप को मेंटेन करते हैं एंड देन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी होती है, इनहेरिटेंट कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ, जो आपको पूछा जा सकता है। नाउ अब जैसे क्वेश्चन आता है कि ये जो लाइफ कैसे ओरिजिन हुई, मतलब कि हाउ डज लाइफ ओरिजिन, लाइफ कैसे ओरिजिन हुई। तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ यूनिक इवेंट हुआ होगा अर्थ पे जिससे अर्थ के ऊपर लाइफ ओरिजिन हो गई। नाउ तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन डिड द अर्थ फॉर्म, अर्थ कब बनी। तो एक अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है कि 4 to 6 बिलियन एगो, 4.6 बिलियन एगो अर्थ वॉज फॉर्म। जो हमारी अर्थ है ना वो ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बनी हुई होगी, ऐसा माना जाता है। मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा या कुछ ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि कुछ इवेंट से हम एज्यूम करते हैं कि भाई हमारी जो अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी हुई होगी। नाउ अब जब ये अर्थ बनी थी, मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारी अर्थ बनी थी, बराबर, तो इट वॉज लाइफलेस, वहां पे कोई लाइफ नहीं थी। इट वॉज लाइफलेस एंड इनहॉस्पिटेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब हमारी लाइफ बनी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जब हमारी लाइफ नहीं, अर्थ, जो हमारी अर्थ बनी, तो वहां पे कोई लाइफ नहीं था, कोई लाइफ नहीं थी, कोई थे ही नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। क्यों नहीं थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तब की जो अर्थ की जो कंडीशन थी, बराबर, उस टाइम पे 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ की कंडीशन थी वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सूटेबल होनी चाहिए वैसी नहीं थी। कोई ऑक्सीजन नहीं था, बराबर, मतलब कि जो कंडीशन थी वो कैसी थी, इनहॉस्पिटेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये इनहॉस्पिटेबल था। नाउ जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बनी। नाउ आफ्टर अर्थ बनने के आफ्टर 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर हमारी अर्थ बन गई, उसके 1 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ के ऊपर लाइफ
की शुरुआत हुई, दैट इज ऐसा माना जाता है कि कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया होगा। अर्थ कब बनी हमारी, तो आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी लाइफ बनी, बराबर। नाउ ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी लाइफ ने अर्थ हमारी अर्थ बनी। नाउ अब ये बनने के 1 बिलियन ईयर्स के बाद ऐसा माना जाता है कि कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होगा, बराबर, मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स हुई होगी, प्रोकैरियोटिक लाइफ अर्थ पे फॉर्म्स हुई होगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे या तो ऑर्गेनिज्म कोई था, वो एक्चुअली अभी जो हमारी लाइफ फॉर्म, अभी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, जो अभी एग्जिस्टिंग जितनी भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, चाहे एम्फीबियंस हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स थे, बराबर, दे आर एंसेस्टर, या तो इट वॉज दे आर एंसेस्टर टू ऑल प्रेजेंट लाइफ, all present living organism. They are considered as an ancestor of all present living organism. अभी जो हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो सबसे पहले जो अर्थ पे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म हुई होगी, सबसे पहले अर्थ पे जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म हुई होगी, कब हुई होगी, कि जैसे हमने देखा ना कि अर्थ कब बनी, हमारी अर्थ कब, मतलब कि अर्थ वॉज फॉर्म बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स। नाउ उसके 1 बिलियन ईयर्स के बाद लाइफ फॉर्म बनी, दैट इज द प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स। सो ये जो प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स है, दे आर कंसिडर एज द एंसेस्टर ऑफ ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो जो जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबके एंसेस्टर माने जाते हैं, बराबर, कॉमन एंसेस्टर माने जाते। वाई कॉमन एंसेस्टर, बिकॉज मतलब कि दे आर कंसिडर एज अ कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अभी जितने भी प्रेजेंट लिविंग मतलब कि जो प्रेजेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके कॉमन एंसेस्टर माने जाते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर हमें कॉमन है, हम सबके अंदर कॉमन है, जैसे कि जेनेटिक कोड, या तो जो एंजाइम बनने के लिए जो मोलिब्डेनम होना चाहिए वो, बराबर, दैट इज द कॉमन, हम सब के अंदर ये कैरेक्टर्स है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम सब लोग किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में से इवोल्व हुए होंगे, मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हम सब का, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा बोलो ना कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सबके कॉमन एंसेस्टर है। ओके, नाउ अब जो हम देखते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कि भाई लाइफ मतलब क्या होता है, लाइफ की हमने डेफिनेशन देख ली कि लाइफ क्या होती है, बराबर। अब जैसे हम बात करते हैं कि शुरुआत कैसे हुई होगी अर्थ के ऊपर, बराबर, तो सबसे पहले यूनिवर्स बना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियसली ऐसा होगा ना कि ये जो चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे कि भाई समझो कि कुछ नहीं है, वहां से हमारी जर्नी शुरू होगी और जो आज हम है वहां तक हमारी जर्नी एंड हो जाएगी, वहां पे हमारी जर्नी एंड हो जाएगी। मतलब इस चैप्टर में हम वो देखेंगे कि समझो कि कुछ नहीं है, न कोई यूनिवर्स है, बराबर, न कोई हमारी सोलर सिस्टम है, न कोई अर्थ है। हम शुरुआत करते कि भाई जो यूनिवर्स है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कहाँ पे आई है, हमारी सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम कहाँ पे है, यूनिवर्स के अंदर है। तो हम उस कंडीशन के बारे में सोचते हैं कि जहाँ पे यूनिवर्स ही नहीं है, समझो कि यूनिवर्स है ही नहीं, कुछ नहीं है। यूनिवर्स नहीं होगी तो हमारी सोलर सिस्टम नहीं होगी, सोलर सिस्टम नहीं होगी तो हमारी अर्थ नहीं होगी। तो हम कंसिडर करते हैं यूनिवर्स से कि भाई यूनिवर्स किस तरह से बना होगा, ये जो अभी जो हम रहते हैं वो यूनिवर्स कैसे बना होगा। तो लाइक जैसे कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या तो उसको हम कॉस्मोस भी बोलते हैं, कॉस्मोस। यूनिवर्स इज ऑल्सो नोन एज अ कॉस्मोस,
बराबर। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है या तो ये जो कॉस्मोस है, सो व्हाट इज यूनिवर्स? सो यूनिवर्स इज द होल, एक होल है, होल, बराबर, एग्जिस्टिंग। यूनिवर्स इज द होल एग्जिस्टिंग स्पेस एंड मैटर, जिस मतलब जो स्पेस है, जो मैटर है, दैट इज द डिफरेंशिएटेड, दैट इज द डिफरेंशिएटेड इनटू सेवरल गैलेक्सी। मतलब हमारा यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स या तो जिसको हम कॉस्मोस भी बोलते हैं, बराबर, कॉस्मोस भी बोलते हैं, तो मतलब एग्जिस्टिंग स्पेस, मैटर एंड विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट गैलेक्सीज, जिसको हम अलग 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 मतलब एक यूनिवर्स है, समझो कि ये हमारा एक पूरा यूनिवर्स है, तो यहाँ पे अलग 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 गैलेक्सी है, जैसे कि समझो यहाँ पे कोई गैलेक्सी है, यहाँ पे कोई गैलेक्सी है, यहाँ पे कोई, तो ये यूनिवर्स हमारा बना किससे? स्पेस से एंड मैटर से। मैटर जिसको हम डिफरेंशिएटेड करते हैं, अलग 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 गैलेक्सी में हम जिसको हम डिफरेंशिएटेड करते हैं। ओके, नाउ यूनिवर्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्मोजेनी, दैट इज कॉल्ड अ कॉस्मोजेनी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड अ कॉस्मोजेनी, कॉस्मोजेनी, बराबर। तो नाउ हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि यूनिवर्स मतलब कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स किस तरह से ओरिजिन होगी। सो नाउ जो मोस्ट accepted theory है about the origin of universe, most accepted theory about the origin of universe is a Big Bang theory, बराबर, that is the Big Bang theory, Big Bang theory, बराबर। Now this is Big Bang theory is the most एक्सेप्टेड थियरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हमारी यूनिवर्स कैसे बनी हुई है वो ये बिग बैंग थियरी हमको समझाता है, बराबर। नाउ अब आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि या आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु प्रपोज द बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी किसने दी थी? तो एबी, बराबर। बिग बैंग थियरी किसने दी थी और कब दी थी? तो इन 1931, बराबर। एबी ली मेत्री ने बिग बैंग थियरी दी थी। कब दी थी? 1931। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, नीट, के हु प्रपोज बिग बैंग थियरी एंड व्हेन। सो एबी ली मेत्री। So this is most important question for NEET. A.B. Lee Metri in 1931 proposed the theory about the origin of universe. That theory is known as a Big Bang theory. उस theory को हम बोलते हैं Big Bang theory. Now, according to this Big Bang theory, इस theory के according ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स हैड एन एक्सप्लोजिव बिगिनिंग। इस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स हैड एन एक्सप्लोजिव बिगिनिंग, मतलब कि जब यूनिवर्स बना होगा ना तब वो एक्सप्लोजिव थे, मतलब कि कुछ फूटा होगा। बिग बैंग थियरी मतलब क्या होगा कि कोई बड़ा सा गोल है, बराबर, और वो फूटा और सब अलग अलग हो गए, बराबर। तो दैट एक्सप्लोजिव थियरी माना जाता है, मतलब कि एक्सप्लोजिव बिगिनिंग यूनिवर्स, बराबर। नाउ दूसरा हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड, कब ओरिजिनेटेड हुआ होगा? तो यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो। प्लीज रिमेंबर कि जो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर्स एगो, बराबर, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो, बराबर, अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो बाय बिग बैंग थियरी,
बराबर। बिग बैंग थियरी दैट इज द थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, दैट इज द थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब कि एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थियरी। 15 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब कि 15 बिलियन ईयर्स एगो ये हुआ होगा, और उसमें से हमारा यूनिवर्स बना होगा, बराबर, उसमें से हमारा यूनिवर्स बना होगा। धीरे धीरे हमारा जो यूनिवर्स है वो कूल हो गया एंड देन एक्सपांड होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि तब जब यूनिवर्स बना होगा ना तब उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे ये बनने के बाद धीरे धीरे कुछ टाइम लगा होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये तुरंत ही हो गया, कुछ बिलियन ईयर्स लगे होंगे इसको, क्योंकि लाइफ बनने में, अर्थ बनने में तो काफ़ी टाइम लगा था, बराबर। यूनिवर्स कब बना, आज से अगर हम बात करें तो 15 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स बना होगा। ये यूनिवर्स बनने के बाद 10 बिलियन ईयर्स, आफ्टर 10 बिलियन ईयर्स अर्थ वॉज फॉर्म, अर्थ बनी थी। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारी अर्थ कब बनी, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो इसका मतलब होता है 15 बिलियन ईयर्स एगो तो यूनिवर्स बने, तो उसके 10 यूनिवर्स बनने के बाद 10 बिलियन ईयर्स के बाद हमारी अर्थ बनी, हमारी अर्थ बनी। और अर्थ बनने के बाद 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर, 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स हुई थी, प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स हुई थी। मतलब आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पे बनी थी, बराबर, अर्थ पे बनी थी। नाउ तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियर, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो गर्म टेम्परेचर तो ज़्यादा था, धीरे धीरे हमारी जो यूनिवर्स है वो कूल होती गई, कूल होने की वजह से वो एक्सपांड होती गई, एक्सपांड होती गई। नाउ अब ये जो हाइड्रोजन एटम थे, मतलब कि जो हाइड्रोजन थे, सो नाउ हाइड्रोजन फ्यूज हो गए, सो नाउ हाइड्रोजन फ्यूज इनटू प्रोग्रेसिवली हेवियर एटम्स, हाइड्रोजन फ्यूज इनटू प्रोग्रेसिवली हेवियर एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के जो एलिमेंट के जो एटम है, तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन धीरे धीरे फ्यूज होने लगे अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स है उनके एटम में, बराबर, जो आज पाए जाते हैं। जैसे आज जो पाया जाता है ऑक्सीजन, बराबर, ये सारा जो पाया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई हाइड्रोजन फ्यूज हो गए होंगे अदर हेवियर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इस तरह से। तो ऐसा माना जाता है कि इस तरह से हमारी मतलब कि यूनिवर्स ओरिजिन हुई होगी, ओरिजिन हुई होगी। नाउ तो यहाँ पे तो हमने देखा कि चलो भाई हमने मान लिया कि यूनिवर्स तो बन गया। अब हमारा सवाल आता है सोलर सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्स बनेगी देन सोलर सिस्टम बनेगी। तो अभी जो हम देखते हैं वो है हमारा ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, origin of solar system, origin of solar system। नाउ अब यूनिवर्स तो बन गया, चलो हमारा काम तो हो गया कि भाई यूनिवर्स, शुरुआत तो हो गई लाइफ बनने की, बराबर, शुरुआत। अभी तो लाइफ बनी नहीं है क्योंकि अभी तो अर्थ नहीं बनी है, अभी तो हमारी यूनिवर्स सोलर सिस्टम नहीं बनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये सोलर सिस्टम कैसे बनी, बराबर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू नेब्यूलर हाइपोथेसिस, बराबर, अकॉर्डिंग टू नेब्यूलर हाइपोथेसिस, ये जो नेब्यूलर हाइपोथेसिस है ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू नेब्यूलर हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नाउ ये नेब्यूलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, सो केंट, केंट और ली प्लेस, केंट और ली पेलेस ने ये हाइपोथेसिस दिया था। मतलब दो साइंटिस्ट थे, केंट एंड ली प्लेस। सो according to nebular hypothesis, according to nebular hypothesis of Kent and Laplace, केंट ने कब दिया था ये 1755 में, और लीप्लेस ने इसको 1796 में, 96 में, बराबर, 1796 में
ये हाइपोथेसिस दिया था। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, मतलब कि नेबुलर हाइपोथेसिस, सो आवर सोलर सिस्टम वाज प्रोबेबली क्रिएटेड अबाउट 4.6 to 5 बिलियन ईयर्स एगो, बराबर 4.6 to 5 बिलियन ईयर एगो बनी हुई होगी। मतलब ऐसा माना जाता है इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि हमारी जो सोलर सिस्टम है ना वो आज से 4.6 to 5 बिलियन ईयर्स एगो बनी हुई होगी। नाउ अब इसमें हुआ क्या था कि व्हेन द गैसियस क्लाउड, मतलब एक बहुत सारा गैसियस क्लाउड था, पर उस गैसियस क्लाउड को हम बोलते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस, सो एक क्लाउड था, बराबर, उस क्लाउड को हम बोलते हैं सोलर नेब्यूला, दैट इज कॉल्ड सोलर नेब्यूला। तो ये समझो कि हमारा क्लाउड है सोलर नेब्यूला। नाउ ये क्लाउड है अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इसके लिए इसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस, किसकी, क्योंकि इस क्लाउड को हम बोलते हैं सोलर नेब्यूला, बराबर। सो नाउ ये जो सोलर नेब्यूला बना हुआ होगा, मतलब कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ये सोलर नेब्यूला बना, बराबर। नाउ अब ये क्या हो गया कि ये क्लाउड जो है ना वो कंडेंस होते गया, बराबर। सो नाउ ये क्लाउड आपका कंडेंस होते गया, बराबर, क्लाउड। सो एज दिस क्लाउड कंडेंस द सेंट्रल मास, अब इस क्लाउड का जो सेंट्रल मास है, बीच वाला जो मास है, बराबर, सो द सेंट्रल मास ऑफ अ क्लाउड फॉर्म सन, इसके जो बीच वाला जो क्लाउड है ना वो क्या बन गया, सन बन गया, बराबर। इसके जो बीच वाला जो क्लाउड है वो आपका क्या बन गया, सन बन गया नेब्यूलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। मतलब कि बहुत एक बादल था जिस बादल का नाम था सोलर नेब्यूला। अब ये बादल जमा होते गए और कंडेंस हो गया। अब ये जमा होने की वजह से क्या हो गया कि ये जो बादल है, जो क्लाउड है, उसका जो सेंट्रल मास है, बराबर, वो सेंट्रल मास क्या बन गया, सन बन गया। जो सेंट्रल मास है वो सन बन गया। अब ये सन के आजू बाजू ये जो गैसियस क्लाउड्स जो सर्कुलर हो रहे थे, मतलब कि गोल गोल घूम रहे थे, ये जो सेंट्रल मास है ना, जिसको जो क्या बन गया, सन बन गया। अब जो आजू बाजू जो गैसेस के जो क्लाउड्स है, जो सर्कुलर आजू बाजू गोल गोल घूम रहे थे, वो अलग अलग प्लानेट बन गए, तो लाइक जैसे इस कंडीशन में से हम इस कंडीशन में पहुंच गए कि ये हमारा सन बन गया और ये अलग अलग प्लानेट बन गए, बराबर। सो ये हमारा अलग अलग प्लानेट बन गया। और इस तरह से अकॉर्डिंग टू नेब्यूलर हाइपोथेसिस, इस तरह से हमारी सोलर सिस्टम बनी हुई होगी। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस तरह से हमारी सोलर सिस्टम बनी हुई होगी। अंडरस्टूड। नाउ अब ऐसा माना जाता है कि अवर अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म। अब हमारी अर्थ बन गई, मतलब कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बन गई। बट प्लीज रिमेंबर, ये जो अर्थ बनी आज से 4.5 बिलियन या तो 5 बिलियन एगो जो अर्थ बनी, देयर वॉज नो लाइफ, बराबर, वहां पे कोई लाइफ नहीं थी। मतलब कि इट वॉज लाइफलेस और ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि जो अभी की जो कंडीशन है जो हमारे लिए सूटेबल है, वैसी कंडीशन यहाँ पे नहीं थी। सो देर इज नो लाइफ, बराबर, नो एटमोस्फियर, लाइफ भी नहीं थी, कोई एटमोस्फियर भी नहीं था। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं देर इज नो एटमोस्फियर ऑन अर्ली अर्थ। जो हमारी अर्थ बन गई ना, ये समझो कि हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, या तो कोई ऐसी कंडीशन या कोई एटमोस्फियर नहीं था, कोई ऐसा एटमोस्फियर नहीं था। नाउ अब जो हम देखते हैं, जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मतलब ये तो हमारा बन गया, मतलब कि हमारी अर्थ भी बन गई, सब कुछ बन गया। हमने शुरुआत कहाँ से की? हमने शुरुआत की यूनिवर्स से, देन हमने सोलर सिस्टम बनाया एंड देन हमारी अर्थ भी बन गई। बट अभी कोई लाइफ नहीं है, सो नाउ अब ये जो हमारी अर्थ है ना, उसके ऊपर लाइफ कैसे आई होगी?
तो उसके बहुत सारे साइंटिस्ट या जो अलग अलग लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग थियरी दी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरी, जिसको बोला जाता है थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जैसे हम बात करते हैं ना कि अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आई होगी बराबर। तो इसकी अलग अलग जो साइंटिस्ट है, इन्होंने अलग अलग थियरी दी है। ऐसे तो बहुत सारी थियरी है, बहुत सारी थियरी, बट सारी थियरी के बारे में हमको स्टडी नहीं करनी है। जो थियरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी थियरी जो नीट के एग्जाम में पूछी जाती है, और कुछ थियरी जस्ट हमारा जो कंसेप्ट क्लियर करना है उसके बारे में ही हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सारी थियरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थियरी मतलब कि किस तरह से लाइफ ओरिजिन हुई होगी। सो थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया ना कि देर आर डिफरेंट थियरीज, कि हाउ कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई लाइफ ऐसे बनी होगी, कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई लाइफ ऐसे बनी होगी, ऐसे बनी होगी। बहुत सारी थियरी है बराबर। फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ हमको, क्योंकि हम जो थियरी हमारे काम की नहीं वो हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। जो थियरी इंपॉर्टेंट है, जो नीट में पूछी जाती है, उसके बारे में ही हम ओनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कोई थियरी के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। और कुछ थियरी हमारे कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहली थियरी थी वो थी थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन जो फर्स्ट थियरी थी हमारी, कि थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, स्पेशियल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन बराबर। सो नाउ ये जो थियरी है कि थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन वाज प्रपोज बाय, थियरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन वाज प्रपोज बाय हेब्रू एट अल। इस थियरी को किसने दिया था? हेब्रू एट अल बराबर। सो दिस थियरी वाज प्रपोज बाय हेब्रू एट एल बराबर, उसने दिया था। एंड इसको सपोर्ट किया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया था, जिसको हम बोलते हैं फादर सोरेस बराबर। सो दिस थियरी वाज सपोर्टेड, एक्सट्रीमली सपोर्टेड बाय फादर सोरेस। फादर सोरेस ने भी इस थियरी को सपोर्ट किया था। ये थियरी क्या बताता है, जैसे कि हमने देखा ना कि अलग अलग जो धर्म है उसमें अलग अलग फंडा है ना सबके, मतलब कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो अर्थ है ना उसको ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा जो इस धरती के क्रिएचर है। वैसे ही मतलब ये जो साइंटिस्ट थे हेब्रू इट अल बराबर, इनके अकॉर्डिंग ये जो थियरी थी ना ये स्पेशल क्रिएशन थी, स्पेशल क्रिएशन थी। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, कोई अलौकिक ताकत, कोई ऐसी अलौकिक ताकत थी जिसने, सुपर नेचुरल पावर का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी अलौकिक ताकत थी जिसने लाइफ बनाई, जिंदगी बनाई, जिसने जिंदगी बनाई बराबर। तो ऐसा माना जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग कि जो अर्थ है ना, ये जो सारी लाइफ है ना, ये सिर्फ 6 दिन में बनी अकॉर्डिंग टू बाइबल। सबके अपने अपने विचार है बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग माना जाता है लाइफ, जैसे कि बाइबल के अकॉर्डिंग ये पूरा जो है ना अर्थ है, इसके ऊपर जो लाइफ है, जो नदी है, वो सारा 6 दिन के अंदर बन गई, सिर्फ 6 दिन के अंदर बन गए। जैसे कि फर्स्ट दिन क्या हुआ, तो फर्स्ट दिन गॉड ने अर्थ बनाई और हेवन बनाया, अर्थ और हेवन बनाया। फर्स्ट डे गॉड ने अर्थ और हेवन बनाया। पर दूसरे दिन गॉड ने क्या किया, और वाटर और स्काई को सेपरेट कर दिया, वाटर और स्काई को सेपरेट कर दिया। थर्ड डे ये सारा मतलब के अकॉर्डिंग टू गॉड, गॉड ने बनाया उसके अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग।
बाइबल के अकॉर्डिंग जो ये थियरी है कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर के अकॉर्डिंग लाइफ हुई होगी। उनके भी विचार होते, वो भी हमारे जैसे ही है, कुछ भी सोचते बराबर, तो वो भी हमारे जैसे सोचते बराबर। नाउ तीसरे दिन क्या हो गया, तीसरे दिन भगवान ने क्या बनाया, गॉड ने क्या बनाया, लैंड बनाई, ड्राई लैंड, गीली मिट्टी थी उसको सूखा कर दिया और प्लांट बनाए तीसरे दिन बराबर। फोर्थ डे, चौथे दिन उन्होंने क्या किया, चौथे दिन उन्होंने मून बनाई, स्टार बनाए और सन बनाए। चौथे दिन एक ही दिन में उन्होंने मून बना दिया, एक ही दिन में उन्होंने स्टार बना दिया, एक ही दिन में उन्होंने सन बना दिया। नाउ पांचवें दिन उन्होंने क्या किया, बर्ड्स बनाए और फिशिस बनाए, जो उड़ने वाले पक्षी है उनको बनाया और फिशिस को बनाया। छठे दिन उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को बनाए, सारे लैंड एनिमल को बनाए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सो अकॉर्डिंग टू एडम एंड ईव बराबर के जो फर्स्ट आदमी था वो कौन था, आदम, और जो सेकेंड आदमी था वो था ईव। सेकेंड जो आदमी था वो था ईव, अंडरस्टूड बराबर। सेकेंड जो हमारा आदमी था मतलब कि अकॉर्डिंग टू बाइबल सेकेंड जो था वो था, सॉरी फीमेल, औरत कौन थी, ईव, और आदमी था एदम, उनके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे अकॉर्डिंग माना जाता है तो ये मतलब हो गया कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पेशल के भाई बाइबल के अकॉर्डिंग बन गया कि भाई अर्थ बन गई बराबर, पहला आदमी बन गया आदम और पहली जो औरत बनी वो बन गई ईव बराबर। नाउ जैसे हमारे में भी माना जाता है ना कि ये अर्थ कैसे बनी थी, तो ये अर्थ मतलब कि ब्रह्मा ने बनाई। इस अर्थ को किसने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। और जो पहला आदमी था वो था मनु, और जो पहली औरत थी बराबर वो थी श्रद्धा बराबर। तो ये हमारा हिंदू मिथियोलॉजी है, दिस इज द हिंदू मिथियोलॉजी बराबर। तो ये हो गया स्पेशल क्रिएशन। इसके बाद जो दूसरी थियरी आई बराबर, उस थियरी को हम बोलते हैं थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। सो जो सेकेंड थियरी हमारी वो है थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। नाउ कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है, सडन, एकदम से हो जाना। नाउ इस थियरी को किसने दिया था, तो जॉर्ज कुवियर बराबर, जॉर्ज कुवियर ने इस थियरी को दिया था, जॉर्ज कुवियर बराबर। सो जॉर्ज कुवियर ने इस थियरी को दिया था बराबर, और इसको सपोर्ट किया था ऑर्बी गिनी ने इसको सपोर्ट किया था। नाउ इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या माना जाता था, सो इस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता था कि कोई कैटास्ट्रोफिक हुआ होगा, मतलब एकदम से कुछ हुआ होगा, सडनली एकदम से लाइफ आ गई। सडनली मतलब क्या, कैटास्ट्रोफिज्म मतलब क्या, एकदम से कुछ समझो कि प्रलय हो गया, बहुत बड़ा प्रलय हो गया बराबर, या तो कोई मेटियोर्स अटैक हो गया और एकदम से लाइफ बन गई, एकदम से लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और ये सारा बन गया। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये था, ज़्यादा हम डीप में नहीं पढ़ते क्योंकि ज़्यादा ये सारी थियरी रिजेक्ट की गई थी क्योंकि इनका कोई बेस नहीं था। जैसे अभी हमने देखा कि जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वो भी रिलीजियस थियरी थी, कोई साइंटिफिक थियरी नहीं थी। तो ये भी आपकी जो थियरी है, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, एकदम से कुछ हुआ होगा, एक्सीडेंशियल कुछ हुआ होगा बराबर, कैटास्ट्रोफी, कोई मिसफॉर्च्यून हुआ होगा या कोई जियोग्राफिकल चेंजेस हुआ होगा कि भाई अर्थ एक दूसरे से टकराई बराबर, कि भाई ये पार्ट टकराया और लाइफ बन गई एकदम से बराबर, ऐसा सारा मतलब वो था बराबर। नाउ इसके बाद जो हमारी दूसरी जो थियरी थी लाइफ के बारे में, जो दूसरी हमारी जो थियरी थी वो थी थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जैसे हम बोलते हैं ना इटर्नल, शाश्वत
शाश्वत, हम वर्ड्स बोलते हैं ना शाश्वत, आत्मा अमर है, हम ऐसा बोलते हैं ना, बस वही थियरी यहाँ पे, वही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया था। इस थियरी के अंदर वही लॉजिक लगाया गया था, बराबर, कि इस थियरी में मतलब कि इसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, इटर्निटी ऑफ लाइफ, मतलब कि इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टेडी स्टेट थियरी, स्टेडी स्टेट थियरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेडी स्टेट थियरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्टेडी स्टेट थियरी। सो ये थियरी क्या बताती है, ये जो थियरी ये क्या बताती है कि लाइफ हैज एवर बीन एग्जिस्टेंस, लाइफ हैज एवर बीन इन एग्जिस्टेंस एज एट प्रेजेंट, अभी जो लाइफ है वैसी लाइफ कभी थी, वैसी लाइफ कभी थी, एंड विल कंटिन्यू टू बी फॉर सो एवर। मतलब कि हम बोलते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और रहेगी, दैट इज इटरनल, अमर, अमर बोलते हैं ना, अमर। तो वैसे ही इस थियरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो लाइफ है ना वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है, और आने वाले टाइम में भी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। मतलब इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई इतिहास नहीं है, इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि मतलब कि इट हैजंट एनी बिगिनिंग, और इसका कोई एंड नहीं है। लाइफ कब शुरू हुई थी कोई बिगिनिंग नहीं है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, इटर्निटी ऑफ लाइफ। नाउ इसके बाद जो हमारी थियरी थी वो थी हमारी कॉस्मोजोइक थियरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, कॉस्मोजोइक थियरी बच्चों, क्योंकि इसमें से आपको नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आपको नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस थियरी का नाम है कॉस्मोजोइक थियरी। प्लीज रिमेंबर दिस थियरी इज नोन एज अ कॉस्मोजोइक थियरी, कॉस्मोजोइक थियरी, बराबर, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ स्पोर्स थियरी, that is also known as a spore theory, spore theory, बराबर, स्पोर्स थियरी, या तो इसको दूसरा हम बोलते हैं पेंसपर्मिया थियरी, बराबर, पेंसपर्मिया थियरी, पेंसपर्मी थियरी। सो नाउ ये जो थियरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, दिस थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक थियरी। नाउ दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय रिचर, रिचर ने इस थियरी को दी थी इन 1865, रिचर। ये भी आपको पूछा जाएगा कि ये जो कॉस्मोजोइक थियरी है ये किसने दी थी, तो रिचर्स ने दी थी। कब दी थी, 1865। नाउ ये थियरी को किसने सपोर्ट किया था, तो एरेनियस। सो दिस थियरी वाज सपोर्टेड बाय एरेनियस, दिस थियरी वाज सपोर्टेड बाय एरेनियस। सो नाउ इस थियरी को हम स्पोर्स थियरी भी बोलते हैं या तो पेंसपर्मिया थियरी भी बोलते हैं। प्लीज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी फॉर नीट एग्जाम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी फॉर नीट एग्जाम। नाउ सो ये थियरी हमको क्या बताती है, सो दिस थियरी स्टेटेड दैट लाइफ हैड रीच द अर्थ द अर्थ, मतलब कि जो लाइफ है ना वो अर्थ पे पहुंची हुई होगी। कहां से पहुंची हुई होगी, बराबर, सो फ्रॉम सम अदर हेवनली बॉडी in the form of resistance spores, of a simple organism in a meteoroids or in a spaceship। मतलब इस थियरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, इस थियरी के अकॉर्डिंग तो समझो कि ये हमारी अर्थ है जो बन गई थी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, और समझो ये दूसरी कोई बॉडी है, हेवनली बॉडी है, मतलब कोई दूसरा कोई प्लैनेट है जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे तब के टाइम में। तो यहाँ पे लाइफ थी,
समझो कि यहाँ पे लाइफ थी, बराबर। अब इन्होंने सोचा कि भाई चलो हमारे पास लाइफ है, तो हम देखते हैं कि क्या हम इस लाइफ को और कोई प्लानेट में, हमारे जो बाजू बाजू में जो प्लानेट है, आजू बाजू जो प्लानेट है, क्या इनमें लाइफ पॉसिबल है। तो इन्होंने क्या किया, बराबर, कि इन्होंने क्या किया, तो ये जो है ना, मतलब कि कोई मेटियोरॉइड्स या तो कोई स्पेसशिप, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्होंने स्पोर्स को डाल दिया। समझो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रेजिस्टेंस है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इस स्पोर्स को डाल दिया और किसी मेटियोरॉइड्स या तो किसी स्पेसशिप से इसको, ये स्पोर्स को अर्थ तक पहुंचा दिया और फिर ये अर्थ पे पहुंचने के बाद यहाँ पे लाइफ फॉर्म हो गई। तो इसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ कॉस्मोजोइक थियरी। सो दिस थियरी इज नोन एज अ कॉस्मोजोइक थियरी। नाउ अब जो दूसरा हम देखते हैं, मतलब कि इस थियरी को क्रीक एंड ऑर्जेल, इन्होंने अपने हिसाब से इस थियरी को थोड़ा और एक्सप्लेन में समझाया था। तो दो साइंटिस्ट थे और क्रीक, बराबर, दो साइंटिस्ट थे हमारे, क्रीक एंड ऑर्जेल, क्रीक एंड ऑर्जेल। नाउ ये जो हमारी थियरी थी, बराबर, जिस थियरी को हम बोलते थियरी ऑफ पेंसपर्मिया, इट इज ऑल्सो नोन एज ए थियरी ऑफ पेंसपर्मिया। नाउ ये जो थियरी ऑफ पेंसपर्मिया है, बराबर, मतलब कि यहां पे मैंने लिखा है पेंसपर्मिया थियरी, मतलब कि थियरी ऑफ पेंसपर्मिया। नाउ ये जो थियरी ऑफ पेंसपर्मिया, इसको क्रीक एंड ऑर्जेल ने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर दिया और इस थियरी को उन्होंने नाम दे दिया थियरी ऑफ डायरेक्टेड पेंसपर्मिया, थियरी ऑफ डायरेक्टेड पेंसपर्मिया। सो उन्होंने नाम दिया, ये पूछा जाता है आपको, थियरी ऑफ डायरेक्टेड पेंसपर्मिया, डायरेक्टेड पेंसपर्मिया। किसने इसको, ये थियरी किसने दी, थियरी ऑफ डायरेक्टेड पेंसपर्मिया, क्रीक एंड ऑर्जेल। नाउ जो अभी दी, बराबर, इन्होंने, और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। नाउ तो इसके अकॉर्डिंग क्या एज्यूम किया जाता था, इस थियरी के अकॉर्डिंग एज्यूम किया जाता था कि कोई दूसरा प्लानेट है, जैसे कि समझो ये हमारी अर्थ है, बराबर, और ये कोई दूसरा प्लानेट है जो बहुत ही एडवांस है, हमसे बहुत ज्यादा आगे था उस टाइम पे, जब हमारी अर्थ पे लाइफ नहीं थी। आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जब लाइफ नहीं थी, तब ये जो प्लानेट था, बरोबर, ये हमसे बहुत आगे था, आज जो हम है ना उससे भी बहुत आगे था। तो इनके पास लाइफ थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई हम देखते हैं कि क्या हमारी जो लाइफ है वो लाइफ दूसरे प्लानेट पे एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, वो देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बरोबर, कि ये जो लाइफ है कोई स्पोर्स होगा या तो कोई स्पर्म होगा या कुछ होगा, इन्होंने क्या किया, उसको कोई मेटियोर्स या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल के, बराबर, इसको इन्होंने अलग अलग उनके जो नेबरिंग जो प्लानेट थे ना वहां पे उन्होंने डाल दिया, नेबरिंग प्लानेट में डाल दिया, बराबर। जैसे कि लाइफ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे डाल दिया, बराबर, यहाँ पे डाल दिया, इंक्लूडिंग अवर अर्थ, हमारी अर्थ पे, उस अर्थ पे भी उन्होंने डाल दिया, इंक्लूडिंग अवर अर्थ, हमारे अर्थ पे भी डाल दिया। नाउ तो ये जो स्पोर्स है, यहां से ये स्पोर्स यहाँ पे पहुंच गया, अर्थ पे पहुंच गया, एंड लाइफ इवोल्व हो गई, सो इस थियरी को हम बोलते हैं थियरी ऑफ डायरेक्टेड पेंसपर्मिया। डायरेक्ट किया ना भाई, हमने डाला, बराबर। नाउ ये थियरी किसने दी थी, क्रीक एंड ऑर्जेल ने दी थी, क्रीक एंड ऑर्जेल ने। नाउ इन्होंने सपोर्ट भी किया था, इन्होंने ये भी बताया कि ये थियरी के सपोर्ट में उन्होंने जो बताया था वो क्या था, पॉइंट्स थे। सो दैट इज, जो फर्स्ट पॉइंट था वो था जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। फर्स्ट क्रीक एंड ऑर्जेल ने जो थियरी दी, उस थियरी का नाम था थियरी ऑफ पेंसपर्मिया, थियरी ऑफ पेंसपर्मिया। नाउ इसको उन्होंने कुछ प्रूफ के साथ बताया, मतलब कि कुछ एविडेंस दिए सपोर्ट में। तो फर्स्ट एविडेंस दिया था इन्होंने जेनेटिक कोड,
जेनेटिक कोड। सो ये जो जेनेटिक कोड है, सो जेनेटिक कोड सपोर्ट द थियरी ऑफ डायरेक्टेड पेंसपर्मिया बाय क्रिक एंड ओरिजिन। सो नाउ अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि ओनली वन कोड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बराबर, ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे सारी तरह की जो लाइफ है, तो इन सब में एक ही जेनेटिक कोड है, बराबर, मतलब कि ओनली वन कोड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज लाइफ ओरिजिनेटेड एंड डाइवर्सिफाइड फ्रॉम अ सिंगल सीड। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो लाइफ ओरिजिनेटेड हुई होगी वो एक ही सीड में से हुई होगी, एंड जो डाइवर्सिफाइड हुआ होगा मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो बने होंगे वो एक ही सीड में से बने होंगे। तो जेनेटिक कोड, हम सबका जो जेनेटिक कोड होता है, मतलब डीएनए, हम सबका जो जेनेटिक कोड होता है क्या होता है, डीएनए। जैसे ह्यूमन है तो उसका जेनेटिक कोड क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर होता है। प्लांट में भी डीएनए होता है, बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है, वायरस के अंदर, कुछ वायरस के अंदर आरएनए होता है। तो हम सबका जो जेनेटिक कोड है वो सेम है। तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जो इन्होंने जो दूसरे जो प्लांट थे, जो प्लानेट था, उन्होंने ये सीड भेजा होगा, उस सीड के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो हम सब के अंदर है, क्योंकि हम सबका जेनेटिक कोड सेम है। ऐसा दूसरा जो बेस था वो था आपका मोलिबिडेनम, बराबर, मोलिबिडेनम, बराबर, दैट इज MO, मोलिबिडेनम। नाउ तो जैसे हम देखते हैं ना मोलिबिडेनम, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था, मोलिबिडेनम की बात करें तो मोलिबिडेनम इट इज एन इंपॉर्टेंट बेस, इट इज एन इंपॉर्टेंट बेस फॉर मेनी एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम के लिए मोलिबिडेनम इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो एंजाइम बनते हैं तो उनमें मोलिबिडेनम बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जबकि हम देखेंगे कि अगर हम सब में जो एंजाइम बनते हैं तो उनके अंदर जो मोलिबिडेनम है वो इंपॉर्टेंट बेस है। बट अर्थ पे अगर जितने भी, मोलिबिडेनम एक मेटल है, तो अर्थ पे जितने भी मेटल है अगर उन सब में अगर हम मोलिबिडेनम का प्रोपोर्शन देखते हैं तो इट इज जस्ट 0.02%। proportion of molybdenum is just 0.02% in metal present on earth। अब इतना कम मोलिब्डेनम है अर्थ पे, और मोस्ट ऑफ जो एंजाइम है उसका बेस मोलिब्डेनम, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि जहां से ये जो ओरिजिन लाइफ आई, बराबर, तो वहां पे मोलिब्डेनम ज्यादा होना चाहिए, वहां पे मोलिब्डेनम ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए ये बेस है। तो ये दो एविडेंस उन्होंने सपोर्ट दिए थे, किसने? क्रिक एंड ओरिजिन ने। अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है हमारे थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस थियरी। बच्चों प्लीज बी केयरफुल। ये जो अभी जो हम थियरी की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बट ये जो थियरी है आपकी नीट में जो पूछा जाएगा, तो नीट में इस थियरी को ज्यादातर ए बायोजिनेसिस बोला जाता है। थियरी ऑफ ए बायोजिनेसिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज अ थियरी ऑफ ए बायोजिनेसिस। ए बायोजिनेसिस या तो ऑटोजिनेसिस, ए बायोजिनेसिस और ऑटोजिनेसिस। अंडरस्टूड? नाउ सो ये जो थियरी है, ये क्वेश्चन आपको एम्स के एग्जाम में भी पूछा गया था, नीट के एग्जाम में 2002 में भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज थियरी ऑफ ए बायोजिनेसिस।
या तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या तो थियरी ऑफ ऑटोजेनेसिस। ओके, सो नाउ दिस थियरी स्टेटेड्स दैट, ये थियरी हमको क्या बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी मैं स्टेटमेंट आगे बोलने जा रहा हूं वो स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। सो थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस स्टेटेड्स दैट, ये क्या समझाती है, ये समझाती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। लाइफ कहां से आई है, नॉन लिविंग में से आई है, लिविंग में से नहीं, कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर, तुरंत ही कोई भी नॉन लिविंग है उसमें से लाइफ तुरंत ही जन्म ले लेती है, ये थियरी ये बताती है। सो याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको पूछा जाएगा कि ऑन व्हाट थियरी, बराबर, मतलब कि कौन से बेस पे, फ्रॉम कौन सी थियरी के बेस पे, मतलब थियरी में बताया गया है कि लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड, या तो लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर, इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर। सो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, एंड ये जो थियरी थी, ये जो कंसेप्ट था एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस का जो कंसेप्ट था, तो दिस कंसेप्ट वाज हेल्ड बाय अर्लियर, जो ग्रीक फिलोसोफर था उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था, जैसे कि एरिस्टोटल, थेल्स एंड प्लेटो, इन्होंने भी इस थियरी को सपोर्ट किया था, इस थियरी को सपोर्ट किया था। बराबर, नाउ एरिस्टोटल ने तो क्या बोला था, एरिस्टोटल ने क्या बोला था, तो उन्होंने ये बोला था कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट कहां से होते हैं, तो जो अर्ली जो ड्यू होते हैं ना, जो सुबह सुबह जो पानी की बूंदे होती है घास पे या पत्ते पे, उसमें से इंसेक्ट जन्म लेते। एरिस्टोटल ने ऐसा बोला था। तो वो जो ड्यू है दैट इज नॉन लिविंग, तो उसमें से लाइफ बनती है, मतलब नॉन लिविंग में से। दूसरा उन्होंने आगे ये बताया कि जो रोटिंग मेन्योर होता है, जो रोटिंग मेन्योर होता है उसमें से इंसेक्ट जन्मते हैं, तो ये भी तो नॉन लिविंग हो गया। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो टेपवर्म होते हैं ना, टेपवर्म कहां से जन्म लेते हैं, तो जो वेट एक्सक्रीटा होता है, एनिमल्स का जो वेट, जो गीला एक्सक्रीटा होता है, उसमें से टेपवर्म आते हैं, उसमें से टेपवर्म आते हैं। बराबर, क्रेब है या तो फिश है, वो कहां से आते हैं, गीली मिट्टी में से आते हैं, एकदम से आ जाते हैं। तो ये एरिस्टोटल का कहना था, उनका कहना था कि नॉन लिविंग, गीली मिट्टी क्या है, नॉन लिविंग है, इसमें से एकदम से फिश ने जन्म ले लिया, एकदम से, भाई गीली मिट्टी है, वहां पे आज देखा तो कोई फिश नहीं है, कल जाके आपने देखा था वहां पे फिश है, एकदम से जन्म लिया, ये एरिस्टोटल का कहना था। बराबर, नाउ उसके बाद जो था वेन हेलमोंट, ये भी एक साइंटिस्ट थे, वेन हेलमोंट, इनका तो कहना कुछ अलग ही था। जो वेन हेलमोंट का कहना तो कुछ अलग ही था, मतलब उनका कहना यह था कि उन्होंने जो अपना शर्ट है ना उसको कपबोर्ड में रखा और कुछ दिन के बाद देखे तो उसमें माइस होने लगे, तो उनका कहना था कि ये जो सड़ा हुआ शर्ट है ना, बराबर, उसमें से माइस बनता है, मतलब नॉन लिविंग हो गया। दूसरा, इन्होंने कुछ खाने का जो सामान था वो कपबोर्ड में रखा था 3 वीक के लिए और उसमें कीड़े हो गए, तो इनका कहना ये था कि ये जो कीड़े हैं ना ये सड़े हुए अनाज में से आए, एकदम से आ गए। तो ये कुछ लॉजिक नहीं था, कुछ लॉजिक नहीं था इसमें, इस थियरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दिस थियरी वाज रिजेक्टेड, ये थियरी रिजेक्ट कर दी थी। बराबर, इसके बाद, इस थियरी के बाद, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद थियरी ऑफ बायोजेनेसिस थी। बराबर, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, तो आपको ये पूछा जाएगा कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस या तो थियरी ऑफ ऑटोजेनेसिस क्या बताता है, तो आपको ये याद रखना है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर, ये बताता है। बराबर, नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, बायो मतलब नॉन लाइफ, नॉन लिविंग। नाउ अब जो हम बात करें वो है हमारा थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। नाउ ये थियरी किसने दी थी, तो जैसे हम देखते हैं कि अभी जो आगे जो हमारी थियरी थी, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो नाउ
थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तुरंत ही कुछ बन जाना, तो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्या था जनरेशन। सो वॉज चैलेंज बाय, इसको चैलेंज किया था एक साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था लेजारो स्पेलेंजानी, लेजारो। ये पूछा जाता है आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लीज रिमेंबर। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं जो जल्दी मालूम नहीं पड़ते। तो लेजारो स्पेलेंजेनी, लेजारो स्पेलेंजेनी 17th सेंचुरी में था, 17th सेंचुरी में थे बराबर। तो नाउ आपको पूछा जाएगा कि जो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थी, थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, तो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को किसने चैलेंज किया था? तो लेजारो स्पेलेंजेनी, लेजारो स्पेलेंजेनी ने थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को चैलेंज किया था, मतलब वो नहीं मानते थे। उनका मानना ये नहीं था कि भाई जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग में से आई थी, बराबर, वो नहीं मान रहे थे उसको, और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था, बराबर। नाउ लेजारो ने, और दूसरे भी एक साइंटिस्ट थे जो थे फ्रांसिस्को रेडी, फ्रांसिस्को रेडी, फ्रांसिस्को रेडी, ये दोनों ने इसको चैलेंज किया था कि भाई हम नहीं मानते आपकी थियरी, आप बोलते हो कि भाई जो लाइफ है वो नॉन लिविंग में से है, बट वी डू नॉट एग्री विथ यू, बराबर, हम आपसे एग्री नहीं करते। नाउ फाइनली जो लुइस पास्चर थे, बराबर, फाइनली जो लुइस पास्चर थे, लुइस पास्चर्स, सो लुइस, जो फाइनली आप देखोगे तो जो लुइस पास्चर थे, सॉरी लुइस पास्चर, इन्होंने एक थियरी दी थी, उस थियरी का नाम था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, लुइस पास्चर ने। ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने तो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को नहीं माना, बट लुइस पास्चर ने भी उस थियरी को नहीं माना कि भाई मैं नहीं मानता हूं कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग में से आई होगी। उनका कहना था कि जो लाइफ है ना वो जो पहले जो लाइफ है ना उसमें से ही आई है। जैसे कि यहाँ पे कोई समझो ये आपका बैक्टीरिया है, तो ये जो बैक्टीरिया में से जो दो बैक्टीरिया है, मतलब ये दो बैक्टीरिया कहां से, इनमें से ही आए हैं वो ना, ये लिविंग है तो इनमें से ही आए होंगे, ये जो दो बैक्टीरिया ना वो इसमें से ही आए होंगे। ये किनका मानना था? इनका मानना था, लुइस पास्चर ने। तो लुइस पास्चर ने क्या बोला था कि लुइस पास्चर ने थियरी ऑफ बायोजेनेसिस दी थी। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। So who proposed theory of biogenesis? Louis Pasteur. This is most important question for NEET exam. But now, what is theory of biogenesis? Theory of biogenesis क्या था? तो theory of according to the theory of biogenesis कि life originated from pre-existing life. Life originated from pre-existing life. लाइफ कहां से आई होगी? पहले जो लाइफ है उसमें से ही आई है। अब वो लाइफ कहां से, ये दो लाइफ कहां से आई? इसमें से ही आ गई। जो पहले अपना एग्जिस्टेंस था ये कहां से आएगी? उसके पहले वाली में से आएगी। ये कहां से आएगी? उसकी पहले वाली में से आई होगी। ये थियरी किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। तो इसको नाम दिया था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ बायोजेनेसिस के लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो थियरी थी, थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, बराबर, थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस उसको रिजेक्ट किया गया था। मतलब कि कुछ साइंटिस्ट थे वो नहीं मानते थे, बट लाइक जैसे कि हम बात करते, मैंने आपको बताया कि जैसे कि फ्रांसिस्को रेडी थे, बरोबर। सो ये भी उस जो थियरी थी ए बायोजेनेसिस, जो क्या बताती थी कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था
बरोबर. रेडी ही वॉज अ इटालियन फिजिस्ट, बरोबर. वो एक फिजिशियन थे, इटालियन फिजिशियन थे. तो उनका कहना ये था कि जो मैगोट्स होते, सो मैगोट्स, बरोबर, के मैगोट्स कुड नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम मीट. मैगोट्स मतलब छोटे छोटे कीड़े होते, हाउस फ्लाई जैसे होते. सो मतलब कि अकॉर्डिंग टू, मतलब कि फ्रांसिस्को रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो भाई मीट है, मीट जो मांस हम खाते हैं ना, मीट, बराबर. तो मैगोट कुड नॉट प्रोड्यूस इनटू मीट. जो मैगोट है ना, सो मैगोट कुड नॉट क्रिएटेड फ्रॉम मीट. मीट में से क्रिएट नहीं हो सकते, वो कहीं और से हुए होंगे, बराबर. अब ये मीट क्या है? मीट मतलब मांस. कोई एनिमल मर गया है, उसका जो मांस होता है उसको हम बोलते हैं मीट. तो वो तो अब मर गया है ना, मतलब ये तो लिविंग नहीं है, अब ये नॉन लिविंग है. तो अगर ये नॉन लिविंग है तो इसके अंदर कीड़े पड़ते, तो जो एबायोजेनेसिस थियरी उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि भाई ये नॉन लिविंग है ना, इसमें कीड़े हो गए. बट रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, बराबर. उनका कहना ये था कि मीट में जो मैगोट्स होते, मतलब कि जो छोटे छोटी हाउस फ्लाई जैसे कुछ इंसेक्ट होते, वो जो बनते हैं ना, वो क्यों बनते हैं कि आप मीट को खुला रखते हो तो क्या होता है कि जो कोई हाउस फ्लाई आती है उसको खाने के लिए, उसकी स्मेल सड़ी हुई से वो सड़ जाता है तो एक स्मेल आती है, उस स्मेल से हाउस फ्लाई उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है. और नाउ ये हाउस फ्लाई उसके ऊपर बैठती है. जब बैठती है ना तो हाउस फ्लाई क्या करते हैं, अपने जो अंडे होते हैं वो इसके ऊपर रखती है, बराबर. ये अंडे रख दिए, बराबर, हमको नहीं दिखेंगे ये अंडे. अब ये हाउस फ्लाई चली गई. अब क्या होगा, ये जो एक से ना ये अंडे ये मीट के ऊपर इंक्यूबेट होंगे और देन उसमें से दूसरी हाउस फ्लाई बनेगी. अब हम दूसरे दिन जाके देखा तो हमको यहाँ पे हाउस फ्लाई दिखने लगे, तो हमको तो ऐसा लगेगा ना कि ये मीट में से हाउस फ्लाई निकले. हमको ऐसा लगेगा कि इस मीट में से हाउस फ्लाई प्रोड्यूस हो गए. अंडरस्टूड. बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, ये तो हाउस फ्लाई कहीं और से उड़ के आई, उसने अंडे रखे, इसकी वजह से हो गया. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया, फ्रांसिस्को रेडी ने, कि उन्होंने अलग अलग जार लिया. समझो ये जार है, ये दूसरा जार है, ये तीसरा एंड ये चौथा, ये 4 जार है. ये चारों जार में उन्होंने मीट रखा. यहाँ पे भी मीट रखा, यहाँ पे भी मीट रखा, यहाँ पे भी मीट रखा और यहाँ पे भी मीट रखा, बराबर. नाउ इस जार को उन्होंने ओपन रखा, इसको कवर कर दिया. इट इज ऑल्सो कवर्ड, कवर मतलब कोई कपड़े से कवर कर दिया, कोई नायलॉन से किया और किसी को पेन से किया, बराबर. तो कवर कर दिया, इसको ओपन रखा. अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा, 2 या 3 दिन या 4 दिन के बाद उन्होंने देखा कि ये सारे जो मीट है ना, सारे मीट डीके हो गए. मतलब सड़ना तो सब में हो गया शुरू. जो खुला रखा है वो भी सड़ने लगा और जो नहीं खुला रखा है, जिसको ढक के हमने रखा है, वो भी सड़ने लगा, बराबर. सड़ना सब में हो गया. बट जो मैगोट है, जो कीड़े सिर्फ इसके ऊपर लगा. जिसको हमने खुला रखा था ना, उसके अंदर ही कीड़े हुए, बाकी इन सब के अंदर कीड़े नहीं हुए. क्यों? तो जो खुला था तो उनमें ऐसा हो सकता है कि उनमें ओपन होने की वजह से हाउस फ्लाई बैठी होगी और उन्होंने अंडे रखे होंगे. तो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट जो फ्रांसिस्को रेडी ने एक्सप्लेन किया था कि लाइफ वॉज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लाइफ, ओके, सो मतलब कि ये प्रूव हो गया था कि लाइफ वॉज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स में से ओरिजिनेट नहीं हुई थी. मतलब कि फाइनली डिसअप्रूव एबायोजेनेसिस थियरी एंड अप्रूव बायोजेनेसिस थियरी. मतलब कि जो एबायोजेनेसिस थियरी थी उसको फाइनली डिसअप्रूव किया गया था कि भाई लाइफ नॉन लिविंग थिंग में से नहीं होती है, बट लाइफ वॉज ओरिजिनेट, मतलब कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे. सो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, बराबर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, बराबर. पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो. थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.